अच्छा, तो अब आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी अनीमिया कि एक पेशेंट को के अंदर एक एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है। पहले हमने देखना है कि ये नॉर्मली ये एंजाइम हमारी बॉडी में कर क्या रहा है, ठीक है। ये एंजाइम कर ये रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, हमें पता है कि ये एक जो हेक्सोज पाथवे चलता था ना, उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट करता था, और फिर हमें क्या मिलता था, ये कन्वर्ट करने से हमें NADPH मिलता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें NADP से NADPH मिल जाता है। अब NADPH क्या करता है, अच्छा आपने लिखना है इसको बनाने का आसान तरीका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले एंजाइम बनाओ डिहाइड्रोजिनेज, नीचे 2 और एंजाइम बनाओ, एक रिडक्टेज एंड परऑक्सीडेज, रिडक्टेज बनाओ परऑक्सीडेज बनाओ, फिर एंड पे रिएक्शंस लिख लो। पहले ये हो गया, इसके मुकाबले में NADPH मिल गया, ठीक है। अब रिडक्टेज है, जो इसका प्रोडक्ट है ना NADPH, वो रिडक्टेज ने यूज़ करना है। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का मतलब पता चला है कि ये ग्लूटाथायोन को रिड्यूस कर रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये NADPH चाहिए, ये रिड्यूस हो गया, वो दोबारा उस फॉर्म में चला गया, ठीक है। अब ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज आ गया। अब परऑक्सीडेज का मतलब ये है कि इसने ग्लूटाथायोन रिड्यूस ग्लूटाथायोन को लेना है, उसको दोबारा ऑक्सीडाइज वाले में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब रिड्यूस ग्लूटाथायोन है, वो खुद तो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट हो रहा है, बट भला क्या कर रहा है, H2O2 को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक सारा सिस्टम चलता है नॉर्मल सेल्स में भी और RBCs में भी यही चलता है, ठीक है। RBCs में इस एंजाइम की क्या एक इम्पॉर्टेंस है कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट जो पाथवे है, जो कि RBCs का ओनली सिस्टम है ऑफ गेनिंग एनर्जी, वो चलता है, और प्लस ग्लूटाथायोन की मेटाबॉलिज्म होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से, वही तो NADPH प्रोड्यूस कर रहा है, वही तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे चलाएगा RBCs में, जिसकी वजह से RBCs को एनर्जी मिलेगी, वही तो ग्लूटाथायोन की मेटाबॉलिज्म करवाएगा, और ग्लूटाथायोन जब रिड्यूस फॉर्म में मिलेगा जब हमें, तभी तो ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो RBC रिमूव कर सकेगा। जब ये दोनों पाथवे नहीं चलेंगे तो RBCs का तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। ये था बेसिक सा इंट्रो। अब आता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है, इसके 2 वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट में ये है कि हल्का सा ऊपर नेगेटिव साइन आता है, G6PD नेगेटिव एंड G6PD मेडिटेरेनियन। अब जो G6PD मेडिटेरेनियन है, इसमें क्या होता है कि एंजाइम प्रेजेंट होता है ये वाला, बट अब नॉर्मल है, और G6PD नेगेटिव में एंजाइम होता तो है बट उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है। अब ऐसे पेशेंट्स में आपको क्लिनिकली क्या मिलता है, हीमोलिसिस तो मिलेगी, बट इस हीमोलिसिस की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एपिसोडिक हीमोलिसिस है। कौन सी हीमोलिसिस है, होती नहीं रहती है, एपिसोड्स में होती है, होगी रुक जाएगी, होगी रुक जाएगी। क्यों होता है ऐसे, देखो नॉर्मली तो काम चल रहा है, चाहे अब नॉर्मल है चाहे हाफ लाइफ रिड्यूस है, नॉर्मल काम हो रहा है, RBC का गुजारा हो रहा है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेंट्स आएंगे या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये कॉप नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से RBCs में हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो इन्फेक्शन हटेगा RBCs भी नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे गरीब आदमी है, गुजर बसर हो रही है, लेकिन जैसे ही कोई उस पर एक्स्ट्रा काम पड़ेगा, कि सपोज को किसी को 50,000 वगैरह कुछ भी देना पड़े, वो नहीं दे सकेगा, ठीक है, वो तो मर जाएगा। जैसे ही उसके ऊपर से वो चीज़ हटेगी, वो बोझ हटेगा, वो फिर से नॉर्मल अपने गुजारे वाली ज़िंदगी में चलने लग जाएगा। सेम ये चीज़ है, एपिसोडिक हीमोलिसिस होती है। क्यों होती है कि क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे बढ़ सकता है, सपोज अगर पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो गया है, G6PD की भी उसमें वेरिएंट्स थे कोई, और उसको टाइफाइड हो गया, ठीक है, या वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, या उसको निमोनिया हो गया, प्लस उसने एक फूड होता है जैसे फैवा बीन्स, प्लस कुछ ड्रग्स हैं जैसे एंटी मलेरियल अगर वो ले रहा है, अगर वो सल्फोनामाइड्स ले रहा है, अगर वो नाइट्रोफिरेंटोइंस ले रहा है, उसकी वजह से भी उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। पहली रीज़न ये है, पहली जो फीचर था वो ये था एपिसोडिक हीमोलिसिस, और ये उनकी रीजंस थी। अब हर किसी में हीमोलिसिस है तो फिर जॉन्डिस तो बनता है, तो नियोनेटल जॉन्डिस, ठीक है, और प्लस हीमोलिटिक अनीमिया, लो ग्रेड हीमोलिसिस, लो ग्रेड हीमोलिटिक अनीमिया,
एंड नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो फिर पैदा होने से पहले से ही है ना, पैदा होने के बाद एक्वायर्ड फॉर्म में तो नहीं आ सकती, तो फिर इसका मतलब यह है कि उसको प्री नेटल ही या नियोनेटल ही जॉन्डिस है। ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या होती है? इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों वस्कुलर हेमोलिसिस होनी है इसमें। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस ये है, होता क्या है, कोई भी ऑक्सीडेंट्स आए, उन ऑक्सीडेंट्स ने क्या करना है, हीमोग्लोबिन की जो चेन्स होती हैं, ग्लोबिन चेन्स होती हैं, उनके ऊपर जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग करवा देनी है। हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं उनके ऊपर जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग, उनकी क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो है डीनेचुरेशन हो गई हीमोग्लोबिन की, या किसी भी जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डीनेचुरेशन हो गई। डीनेचुरेशन होने से आपके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, उसको क्या कहते हैं? हीन्स बॉडीज़। हमें कैसे पता चलेगा इस पेशेंट के अंदर हीन्स बॉडीज़? हम उनके आरबीसीज की स्टेनिंग करेंगे बाय क्रिस्टल वॉयलेट, तो हमें उसकी आरबीसीज के अंदर डार्क सी कोई इंक्लूजन्स मिलती हैं, उन्हीं को हीन्स बॉडीज़ कहते हैं। कैसे बनती हैं? सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स की क्रॉस लिंकिंग होगी बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वहाँ पे डीनेचुरेशन होगी, डीनेचुरेशन के बाद मेम्ब्रेन बाउंड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, उनको हीन्स बॉडी कहते हैं, और इस तरह हम उसको पहचानते हैं। अब ये हीन्स बॉडीज़ क्या करती हैं? हीन्स बॉडीज़ मेम्ब्रेन को, हीन्स बॉडीज़ क्या करती हैं? मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगी। ठीक है, ऐसा लगेगा किसी ने आरबीसीज की ना बाइट ली हुई है। ठीक है, तो हीन्स बॉडीज़ मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं, देन हेमोलिसिस तो होगी। अब हेमोलिसिस होगी, और तो हेमोलिसिस होने के बाद इस हीन्स बॉडीज़ को कौन खाएगा? मैक्रोफेजेस। ठीक है, हीन्स बॉडीज मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, इंटरवस्कुलर हेमोलिसिस, एंड दीज हीन्स बॉडीज दे आर पिक आउट और दे आर प्लक आउट बाय द स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस। अब G6PD वाले पेशेंट्स में आरबीसी या तो वो स्फीरोसाइट फॉर्म में मिलेंगे आपको, या बाइट फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अनीमिया तो इनमें होना था। देखो, वैसे आपको जनरल बताया कि इस पेशेंट में आपको एक्स्ट्रा हेमोलिटिक अनीमिया मिलेगा, नियोनेटल जॉन्डिस मिलेगा और एपिसोडिक हेमोलिसिस। अब जिसको इंट्रावस्कुलर है, तो इंट्रावस्कुलर में अनीमिया तो मिलेगा, हीमोग्लोबिनीमिया एंड हीमोग्लोबिन यूरिया भी मिलता है आपको। इवन जब उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिला है ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बिल्कुल 2 से 3 दिन बाद हीमोग्लोबिन यूरिया मिलेगा। फिर इन पेशेंट्स की जो रिकवरी फेस है उसको कौन हेरोल्ड करता है? रेटिकुलोसाइटोसिस। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन लोगों में ये है, इनमें ना तो आपको गॉलस्टोन्स मिलते हैं और ना ही स्प्लीन एनलार्ज होती है। ठीक है, क्योंकि हीमोलिटिक एपिसोड्स हैं, अब कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, जब वो रिपीटेडली कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे तो होंगे। हमें हीमोलिटिक अनीमिया एंड प्लस हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस दोनों में आपको क्लोलीलिथियासिस एंड स्प्लीनोमेगाली मिल रही थी। ठीक है, हीमोलिटिक अनीमिया के इंट्रावस्कुलर में नहीं मिल रही थी, तो इसमें तो मिल ही नहीं रही G6PD में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया।